सभी स्टूडेंट का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे हैं 12th साइंस की रसायन विज्ञान का। 12th साइंस की रसायन विज्ञान के हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा चैप्टर था सॉल्यूशन, विलयन वाला चैप्टर। और आज अपन 12th साइंस की रसायन विज्ञान का जो तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे अभी तक जिनको ये पता भी नहीं है कि रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट हो रखी हैं, तो मैं उन स्टूडेंट से आग्रह करना चाहूँगा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं या मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो जो अपने साथी हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि हमारी केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि वो उनको इसकी सूचना दे कि रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट हो रखी हैं, तो वो भी इनका फ़ायदा उठा सके। दूसरी बात ये, कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं अब भी, यानी उनके मन में ये चल रहा है कि मैं कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ, कौन सा वीडियो पहले देखूँ, कौन सा वीडियो बाद में देखूँ। तो उन स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि वो लगातार मेरे वीडियो को देखें, किसी भी चैप्टर के किसी भी वीडियो को वो बीच में नहीं देखें। जैसे मान लो वो देख रहा है सॉल्यूशन वाले चैप्टर की वीडियो, तो पहले सॉल्यूशन का पार्ट फर्स्ट, फिर पार्ट सेकंड, फिर पार्ट, यानी लगातार वीडियो देखे ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि हमें पता है एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट है, तो हम लगातार देखेंगे ना तो हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। इसी प्रकार जैसे मान लो ठोस अवस्था वाला चैप्टर पढ़ रहा है कोई स्टूडेंट, तो ठोस अवस्था वाला पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट, ऐसे आप लगातार अपना टाइम टेबल फिक्स बना के आप अध्ययन में लग जाएं। क्योंकि अब समय नहीं है, बोर्ड की जो एग्ज़ाम है वो तय समय पे, निश्चित समय पे होंगी, और जुलाई का महीना चल रहा है। तो यानी मेरा मतलब ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए आपके पास समय बहुत ही कम है, और हमने ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से रसायन विज्ञान के 12th साइंस की रसायन विज्ञान के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं एक बार पुनः उन स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जो मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उनकी सूचना उसके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो ठीक है, मैं इतना ही कहूँगा। अब हमारा अमूल्य समय हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा जो नया चैप्टर आज हमारी 12th साइंस की रसायन विज्ञान का जो तीसरा चैप्टर है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसकी शुरुआत हम आज करने जा रहे हैं। तो लगातार मेरे साथ आप बने रहिए। देखो, ये चैप्टर 3-4 मार्क्स का है, यानी अपन कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस लेसन में से 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि 4 मार्क्स का ये चैप्टर है विद्युत रसायन। तो लगातार मेरे साथ आप बने रहिए। देखो, हमारा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है विद्युत रसायन, देखो इसमें 2 शब्द हैं। एक तो है इलेक्ट्रो, क्या है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल, और एक है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल। अब देखो, हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन देना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं, तो क्या कहेंगे अपन? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल एनर्जी। यानी अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। एक बार वापस से मैं आपको बता रहा हूं, अपन क्या कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिनमें विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा का अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। यह अपन ऐसे कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है उसे हम विद्युत रसायन कहते हैं। तो क्या बताया मैंने बताया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है विद्युत रसायन कहलाती है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री यानी केमिकल एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हम विद्युत रसायन कहते हैं। अब देखो, अब हम कह सकते हैं, हमें यह पता हो गया है कि विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा का अंतर परिवर्तन हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि इन अंतर परिवर्तनों में जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या कहेंगे? इन अंतर परिवर्तनों के मध्य होने वाली अभिक्रियाओं को विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जिस युक्ति या जिस साधन के द्वारा संपन्न होती हैं उसे हम कहते हैं सेल। क्या बोलेंगे? सेल। देखो ध्यान से समझना आप, मैंने क्या बताया कि विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण जिस युक्ति या जिस साधन के द्वारा होता है उस साधन को हम सेल कहते हैं। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं जिस पात्र में संपन्न होती हैं उस पात्र को हम सेल कहते हैं। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं विद्युत रसायन किसे कहते हैं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या कहेंगे, आपके समझ में आ गया है। हम कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन, इसको हम रूपांतरण भी कह सकते हैं। अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन कहलाती है। विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है, विद्युत रसायन कहलाती है। देखो क्या कहा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। फिर हमने क्या कहा कि इन अंतर परिवर्तनों में होने वाली अभिक्रियाएं हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इन अंतर परिवर्तनों में होने वाली अभिक्रियाएं विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हमने क्या कहा कि इन अंतर परिवर्तनों में होने वाली अभिक्रियाएं विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फिर क्या कहा हमने कि ये अभिक्रियाएं जिस पात्र में संपन्न होती हैं, अपन क्या कहेंगे कि ये अभिक्रियाएं जिस पात्र में, देखो पात्र कह सकते हैं, युक्ति कह सकते हैं, साधन कह सकते हैं, जिस पात्र में संपन्न होती हैं वह सेल कहलाता है, वह सेल कहलाता है। तो देखो, यानी आपको इतना पता हो गया है कि अंतर परिवर्तनों में जो अभिक्रियाएं हो रही हैं उसको हम बोलेंगे विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं, और ये अभिक्रियाएं जिस पात्र में संपन्न होती हैं वह पात्र सेल कहलाता है। यानी बात सीधी सी ये है, सेल का अब हमें पता हो गया है। और देखो, ये सेल दो प्रकार के होते हैं, अपन कहेंगे ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समझना आप। देखो, पहला तो है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, यानी इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दूसरा होगा हमारा विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, यानी इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि सेल दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा विद्युत रासायनिक सेल। देखो, इन सेलों का अध्ययन हम आगे डिटेल से करने वाले हैं। पहले सिर्फ आपके माइंड में ये बात सेट हो जानी चाहिए कि सेल दो प्रकार के होते हैं। और सेल हमने किसको कहा कि विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं जिस पात्र में संपन्न होती हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं जिस युक्ति या साधन के द्वारा संपन्न होती हैं, उस युक्ति या साधन को ही हम सेल कहते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो, पहले बात करते हैं विद्युत अपघटनी सेल की। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि वह सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्या कहा मैंने? वह सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, वह सेल विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। अब बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल की। इसमें क्या होगा? इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी अपन सीधा सा यह कह सकते हैं कि वह सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। और वह सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनी सेल। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं, फिर हमने इन अंतर परिवर्तनों में होने वाली अभिक्रियाएं विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और ये अभिक्रियाएं जिस पात्र में संपन्न होती हैं वह पात्र सेल कहलाता है। सेल दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युत रासायनिक सेल किसको कहा? कि वह सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। फिर हमने क्या कहा
कि वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। दोनों सेलों का हम आगे डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। फिलहाल आपको इतनी बातें माइंड में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। क्या बताया मैंने? विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को मुख्यतया हम चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ कहते हैं। चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ। देखो, अपन कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं। यानी अब हम पढ़ेंगे चालक पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? चालक पदार्थ। देखो क्या कहा मैंने कहा कि वे पदार्थ जिनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। अपन कह सकते हैं वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो, ये चालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। यानी अपन कह सकते हैं चालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं? पहला धात्विक चालक और दूसरा आएगा विद्युत अपघटनी चालक। देखो, इस धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक चालक। ठीक है ना। हमने क्या कहा कि चालक पदार्थ वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक पदार्थ कहलाते हैं, यानी कंडक्टर कहलाते हैं। चालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक यानी मेटेलिक कंडक्टर और विद्युत अपघटनी चालक यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है। अब देखो, हम इन दोनों चालकों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एक सारणी बना के हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं दोनों का। कि धात्विक चालक क्या होता है और विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है। तो हम इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। देखो, एक तरफ तो मैं लिख दूं धात्विक चालक। क्या लिख दूं? धात्विक चालक। यानी हम इनको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है। और एक तरफ लिख दूं मैं विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक यानी इनको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है ना। और हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। देखो, हम धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक दोनों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। पहले बात करते हैं हम धात्विक चालकों की। देखो, क्या कह सकते हैं कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। देखो, इसीलिए हमने इनको क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक चालक। तो देखो, मैं कह सकता हूं इनमें विद्युत धारा का प्रवाह है, विद्युत धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या कह सकता हूं मैं, इसमें हम कह सकते हैं कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह है आयनों के द्वारा होता है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह है आयनों के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है। देखो, वापस से आप समझना, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, और इनमें हमने क्या कहा कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। अब देखो, अगली बात हम कह सकते हैं कि धात्विक चालकों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। क्या बोलेंगे, इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, यानी इनमें केमिकल चेंज नहीं होगा। और इनमें हम कह सकते हैं कि इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी इनमें केमिकल चेंज होगा। अगली बात हम कह सकते हैं कि इनमें पदार्थ का गमन नहीं होता है, पदार्थ का गमन नहीं होता है। अब देखो, इस चीज को समझो आप, यानी हम कह सकते हैं कि धात्विक चालकों में पदार्थ का गमन नहीं होता है, और इनमें देखो क्या होगा, इनमें अपन कह सकते हैं कि इनमें विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय के आयनों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन होता है, गमन होता है। देखो, समझना इस बात को, यानी इनमें जो विद्युत अपघटय पदार्थ होगा उसके जो आयन होंगे वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पदार्थ है विद्युत अपघटय उसका गमन होता है। तो ये बात कहा है मैंने। इसमें हमने क्या कहा कि इनमें पदार्थ का गमन नहीं होता है, इनमें विद्युत अपघटय के आयनों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन होता है। देखो, अगली बात अपन कह सकते हैं कि धात्विक चालकों की जो चालकता है वो ताप बढ़ाने पर घटती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि धात्विक चालकों का चालकत्व, कंडक्टेंस,
ताप बढ़ाने पर घटता है। यानी अपन कह सकते हैं इनमें ताप बढ़ाने पर परमाणविक कंपन होने लगते हैं। क्या होंगे? परमाणविक कंपन होने लगते हैं, जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप धात्विक चालकों का चालकत्व कम हो जाता है, देखो समझो इस बात को। यानी जब हम ताप बढ़ाएंगे तो धात्विक चालकों में परमाणविक कंपन, वाइब्रेशन होने लगते हैं, जिनकी वजह से इनमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। और अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो चालकत्व घटे जाता है। तो हमने क्या कहा कि इनमें ताप बढ़ाने पर परमाणवीय कंपन होने लगते हैं, जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप धात्विक चालकों का चालकत्व, कंडक्टेंस कम हो जाता है। अब इनमें देखो क्या होगा, इनमें हम ताप बढ़ाएंगे तो इनमें तो आयन है, यानी अपन कहेंगे कि इनमें ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण आयनों की गति बढ़ जाती है। और आयनों की गति बढ़ जाने के कारण इनके विलयन का चालकत्व बढ़ जाता है। देखो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कह सकते हैं इनमें ताप बढ़ाने पर, क्या कहेंगे, इनमें ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण, आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण आयनों की गति बढ़ जाती है, आयनों की गति बढ़ जाती है, आयनों की गति बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप इनके विलयन का चालकत्व, इनके विलयन का चालकत्व बढ़ जाता है, चालकत्व बढ़ जाता है। देखो समझना वापस से, मैंने क्या कहा कि इनमें ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण आयनों की गति बढ़ जाती है, और आयनों की गति बढ़ने के कारण इनके विलयन का चालकत्व बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे परमाणविक कंपनों की वजह से प्रतिरोध बढ़ रहा था, और उस प्रतिरोध की वजह से इनका चालकत्व कम हो जाता है। अब देखो धात्विक चालकों के अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो अधिकांश जो धातुएं होती हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, Ag इत्यादि, यानी अपन कह सकते हैं कि अधिकांश धातुएं धात्विक चालक होती हैं। और अगर इनमें अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो हम जैसे NaCl, AgNO3, CuCl2 इत्यादि के जलीय विलयन क्या होंगे, विद्युत अपघटनी चालक की भांति व्यवहार करेंगे। तो देखो हमने धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक दोनों का हमने तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है। मैं एक बार आपको वापस इनको रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो धात्विक चालक में हमने क्या कहा कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है,
इसमें हमने क्या कहा कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह है आयनों के द्वारा होता है, इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसके द्वारा प्रोडक्ट का निर्माण होगा। इसका मतलब ये है इनमें पदार्थ का गमन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर पदार्थ का गमन होता है, यानी अपन कह सकते हैं कि इनमें विद्युत अपघटय के आयनों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन होता है। फिर हमने क्या कहा, इनमें ताप बढ़ाने पर परमाणविक कंपन होने लगते हैं, जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप धात्विक चालकों का चालकत्व कम हो जाता है। इनमें हमने क्या कहा कि इनमें ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण आयनों की गति बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप इनके विलयन का चालकत्व बढ़ जाता है। अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, धात्विक चालक होती हैं। इनमें NaCl, AgNO3, CuCl2 इत्यादि के जलीय विलयन विद्युत अपघटनी चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। तो देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने ये पढ़ा कि जो चालक पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। हमने दोनों का तुलनात्मक अध्ययन डिटेल से कर लिया है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। देखो अब हम पढ़ते हैं कि जो अपघटय पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अपघटय पदार्थ, विद्युत अपघटय पदार्थ। देखो पहले हम बात करते हैं विद्युत अन्य अपघटय की, यानी अपन कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और बाद में अपन पढ़ेंगे विद्युत अपघटय पदार्थ यानी इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो अब हम ले रहे हैं हेडिंग विद्युत अन्य अपघटय। देखते हैं ये क्या होते हैं, विद्युत अन्य अपघटय पदार्थ। विद्युत अन्य अपघटय पदार्थ यानी हम इनको कह सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो क्या कह सकते हैं हम, समझना आप, हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका ठोस व गलित अवस्था में, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो ठोस व गलित अवस्था, गलित का मतलब जलीय अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्या बताया मैंने आपको, समझना, ऐसे पदार्थ जो गलित व जलीय विलयन दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, विद्युत अन्य अपघटय पदार्थ। देखो अपन कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो गलित व जलीय विलयन में ऐसे पदार्थ जो गलित व जलीय विलयन में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत अन्य अपघटय पदार्थ कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो अपन कह सकते हैं शर्करा,
ग्लूकोज, शर्करा, ग्लूकोज, यूरिया, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इत्यादि। देखो, इसको समझने से पहले आप एक चीज समझो। अभी हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है धात्विक चालक। समझना आप, धात्विक चालक, ये चीज समझ में आ जाएगी तो आपको ये चीज समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगी। और एक हमने क्या पढ़ा? विद्युत अपघटनी। विद्युत या विद्युत एक ही बात है। विद्युत अपघटनी चालक। देखो, हम ऐसे कह सकते हैं कि धात्विक चालक ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत की चालक होती हैं या विद्युत के चालक होते हैं, चालक होते हैं। बात सीधी सी ये है कि धात्विक चालक चाहे ठोस अवस्था में हो चाहे गलित अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में क्या करेंगे? विद्युत का चालन करेंगे। लेकिन अगर इनकी बात करें हम, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ठोस अवस्थाओं में तो क्या होंगे? ठोस अवस्था में तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक। लेकिन गलित अवस्था, गलित व जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्या करेंगे? ये विद्युत धारा का चालन करते हैं, यानी विद्युत चालक की भांति व्यवहार करते हैं। इस चीज को आप और उस सारणी में आप ऐड कर लेना, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि धात्विक चालक ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन विद्युत अपघटनी चालक ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं। अरे बात सीधी सी है, ठोस अवस्था में इनके जो आयन होते हैं वो मुक्त नहीं होते हैं। बात सीधी सी है। गलित और जलीय अवस्था में क्या होते हैं? इनके आयन मुक्त हो जाते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो गलित व जलीय विलयन में ये विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत अनअपघट्य पदार्थ, तो इसका सीधा सा मतलब ये तो हुआ कि ऐसे पदार्थ जो गलित व जलीय विलयन में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे शर्करा, ग्लूकोज, यूरिया, एथिल एल्कोहल। अब देखो, अब ले रहा हूं मैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य पदार्थ, यानी हम इनको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, ये था नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और ये इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ऐसे पदार्थ जो गलित व जलीय विलयन, गलित व जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? विद्युत अनअपघट्य पदार्थ, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो गलित व जलीय विलयन में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। शर्करा, ग्लूकोज, यूरिया, एथिल एल्कोहल, ये विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। फिर हमने क्या देखा? विद्युत अपघट्य पदार्थ यानी इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कहा? कि ऐसे पदार्थ
जो गलित व जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत अपघटय पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो, विद्युत अपघटय पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत अपघटय पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटय पदार्थ के प्रकार। विद्युत अपघटय पदार्थ के प्रकार। विद्युत अपघटय पदार्थ के प्रकार। क्या बताया मैंने आपको कि विद्युत अपघटय पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, या अपन सीधा ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत अपघटय दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन से? अपन कह सकते हैं एक तो प्रबल विद्युत अपघटय और दूसरा दुर्बल विद्युत अपघटय। देखो, हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटय के प्रकार। अब देखो, हम कह सकते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन से? पहला ले लूं मैं, प्रबल विद्युत अपघटय। प्रबल विद्युत अपघटय, या अपन कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग, क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो, हम क्या कहेंगे? हम ऐसे कह सकते हैं कि वे विद्युत अपघटय जिनका विलयन में लगभग पूर्णतया वियोजन हो जाता है, या वे विद्युत अपघटय जो विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रबल विद्युत अपघटय। देखो, हम कह सकते हैं वे विद्युत अपघटय जिनका विलयन में लगभग पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है। पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है। प्रबल विद्युत अपघटय कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघटय कहलाते हैं। अरे बात सीधी सी ये है, इनको जब विलायक में घोलेंगे ना, तो ये लगभग इनका आयनन हो जाएगा, पूर्ण रूप से ये वियोजित हो जाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघटय पदार्थ। अब देखो, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप ध्यान में रखोगे। देखो, पहला एग्जाम्पल ले लूँ मैं, प्रबल अम्ल। यानी अपन कह सकते हैं कि प्रबल अम्ल प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे HCl H2SO4, दोनों क्या हैं? प्रबल अम्ल हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्रबल क्षार, जैसे अपन ले सकते हैं NaOH KOH, दोनों क्या हैं? प्रबल क्षार के एग्जाम्पल हैं। तीसरा अपन ले सकते हैं प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार से बने लवण। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार से बने लवण। देखो, जैसे अपन ले सकते हैं NaCl और KCl, दोनों क्या हैं? लवण हैं, और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए लवण हैं। अगला हम ले सकते हैं प्रबल अम्ल प्लस
दुर्बल क्षार से बने लवण। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं NH4Cl का, यानी अमोनियम क्लोराइड। ये किससे बना है? ये परबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण है। अगला एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं दुर्बल अम्ल प्लस परबल क्षार से बने लवण, परबल क्षार से बने लवण, ठीक है ना। और यहां पर अपन ले सकते हैं, देखो अम्ल तो क्या है? दुर्बल, और क्षार, यानी अपन यहां पे ले सकते हैं एग्जाम्पल CH3COONA, यानी सोडियम एसीटेट। अब देखो हमने ये एग्जाम्पल परबल विद्युत अपघटय के लिखे हैं। अगर परबल अम्ल है HCl H2SO4, परबल क्षार है NaOH KOH, परबल अम्ल और परबल क्षार से बना कोई लवण है जैसे NaCl KCl, या फिर परबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना कोई लवण है जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, या फिर दुर्बल अम्ल और परबल क्षार से बना कोई लवण है जैसे सोडियम एसीटेट। तो ये सारे एग्जाम्पल होंगे परबल विद्युत अपघटय के, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा हमारा आएगा दुर्बल विद्युत अपघटय। दुर्बल विद्युत अपघटय, देखते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघटय किसे कहते हैं। दूसरा हमारा आएगा दुर्बल विद्युत अपघटय, यानी अपन कह सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये लो, यानी हमारा आएगा दूसरा दुर्बल विद्युत अपघटय। देखो क्या कहेंगे, समझो आप, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कहेंगे? वे विद्युत अपघटय जिनका विलयन में सामान्य सांद्रता पर वियोजन कम होता है। क्या कहेंगे? वे विद्युत अपघटय, वे विद्युत अपघटय जिनका विलयन में सामान्य सांद्रता पर वियोजन कम होता है, वियोजन कम होता है, वियोजन कम होता है, दुर्बल विद्युत अपघटय कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघटय कहलाते हैं। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनको जब हम विलायक में घोलेंगे तो ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, यानी ये बहुत कम मात्रा में वियोजित होते हैं। और सामान्य सांद्रता का मतलब जिस विलायक में हमने इसको घोला है उसी विलायक की हम बात कर रहे हैं। अगर मान लो हमने इनकी तनुता बढ़ा दी तो तनुता बढ़ाने पर इनके वियोजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इसलिए हमने क्या कहा कि वे विद्युत अपघटय जिनका विलयन में सामान्य सांद्रता पर वियोजन कम होता है दुर्बल विद्युत अपघटय कहलाते हैं। अगर हम विलयन की तनुता बढ़ा देंगे तो फिर इनके वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दुर्बल अम्ल जैसे हम ले सकते हैं
CH3COOH एसिटिक एसिड, या हम ले सकते हैं H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। अगला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दुर्बल क्षार का, दुर्बल क्षार का, जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और यदि दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार से बना लवण, यानी अपन कह सकते हैं कि अगर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना कोई लवण है तो वो भी क्या होगा, दुर्बल विद्युत अपघटय। जैसे हम यहां पे ले सकते हैं CH3COONH4 यानी अमोनियम एसीटेट एक क्या है, दुर्बल विद्युत अपघटय है। तो देखो हमने पहले क्या देखा, विद्युत अनअपघटय, फिर हमने विद्युत अपघटय। इनके दो प्रकार हमने देख लिए, प्रबल विद्युत अपघटय और दुर्बल विद्युत अपघटय, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लेते हैं विद्युत अपघटयों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। क्या लेंगे, अगली हेडिंग रहेगी हमारी विद्युत अपघटयों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत अपघटयों के विलयन के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, हमारी हेडिंग रहेगी विद्युत अपघटयों, विद्युत अपघटयों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। यानी अपन लिख सकते हैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो अच्छी हेडिंग है, विद्युत अपघटयों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। यानी हमने क्या कहा, हमने कहा फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी बात सीधी सी ये है कि हमने विद्युत अपघटय को विलायक में घोला और घोलकर क्या बना लिया, विलयन। अब उस विलयन का चालकत्व है वो किन किन कारकों से प्रभावित होता है, तो हम उन कारकों का अध्ययन कर रहे हैं। देखो पहला कारक ले रहा हूं मैं, अंतर आयनिक आकर्षण बल। कौन सा, अंतर आयनी आकर्षण बल, अंतर आयनी आकर्षण बल। देखो ध्यान से आप इस चीज को समझेंगे। देखो हमारे पास विद्युत अपघटय है, उसमें आयन है और उन आयनों के मध्य जो आकर्षण बल है उसको हमने क्या कहा, अंतर आयनिक आकर्षण बल। अब देखो जब हमने विद्युत अपघटय को विलायक में घोला, विलायक में घोला, उनके मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान यदि प्रबल है तो विलायक के जो कण हैं वो इस अंतर आयनिक आकर्षण बल को नष्ट नहीं कर पाते हैं। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि विलायक के कण इस अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से विद्युत अपघटय का वियोजन नहीं हो पाता है या वियोजन कम होता है। और वियोजन कम होता है तो अपन कह सकते हैं कि इनके विलयन का चालकत्व कम हो जाता है। अरे बात सीधी सी ये है कि अगर अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान अधिक है, देखो इसको समझोगा, इसको ऐसे समझो आप,
आयन आयन आकर्षण बल, आयन आयन आकर्षण बल ज्यादा है किससे? आयन विलायक आकर्षण बल से, आयन विलायक आकर्षण बल से। तो अपन क्या कह सकते हैं कि आयन आयन आकर्षण बल अधिक है किससे? आयन विलायक आकर्षण बल से। तो इसका मतलब ये हुआ कि विलायक के जो कण हैं, विलायक के जो अणु हैं, वो इस आकर्षण बल को तोड़ नहीं पाएंगे। अगर आकर्षण बल नहीं टूटेगा तो विद्युत अपघटय का वियोजन कम होगा, और वियोजन कम होगा तो अपन कह सकते हैं कि इनके चालकत्व का मान कम हो जाता है। तो पहला कारक हमने कौन सा देखा? अंतर आयनिक आकर्षण बल। दूसरा कारक ले रहा हूं मैं आयनों का, देखो इंपॉर्टेंट कारक है, आयनों का विलायकीयन, विलायकीयन। देखो इसको ऐसे बोल दो, या इसको हम आयनों का विलायकन भी कह सकते हैं, आयनों का विलायकन। अब देखो इसको समझो आप, ये क्या है? विद्युत अपघटय के आयन यदि विलायक में ज्यादा मात्रा में क्या हो रहे हैं? विलायकीकृत। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन आयनों के चारों तरफ विलायक के अणुओं की एक मोटी परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन आयनों की गति कम हो जाती है। और आयनों की गति कम हो गई यानी आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन नहीं कर पाएंगे, और गमन नहीं कर पाएंगे तो इनके विलयन का चालकत्व घट जाता है। तो दूसरा कारक मैंने क्या बताया कि आयनों का विलायकीयन या आयनों का विलायकन। क्या बताया मैंने ये बताया यदि यदि विद्युत अपघटय के आयनों का विलायक में अधिक मात्रा में विलायकन होता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत अपघटय के आयन विलायक में ज़्यादा विलायकीकृत होते हैं, तो उनके चारों तरफ विलायक के अणुओं की एक मोटी परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनका आकार बढ़ जाता है, और आकार बढ़ने के कारण ये आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से विलयन का चालकत्व घट जाता है। तो ये दूसरा कारक हो गया। तीसरा कारक ले रहा हूं मैं विलायक की सांद्रता, विलायक की सांद्रता। देखो बात सीधी सी है, अगर विलायक की सांद्रता अधिक है, विलायक की सांद्रता अधिक है, तो अपन कहेंगे कि विलयन का जो चालकत्व है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सांद्रता अधिक है, उसमें हम विद्युत अपघटय पदार्थ घोलेंगे तो उसका वियोजन कम होगा, वियोजन कम होगा तो आयन नहीं बनेंगे, आयन नहीं बनेंगे तो चालकत्व घटे जाता है। तो सीधा सा अपन कह सकते हैं कि यदि विलायक की सांद्रता अधिक है तो विद्युत अपघटयों के विलयन का चालकत्व कम हो जाता है। अगला ले रहा हूं मैं देखो विलायक की श्यानता, विलायक की श्यानता। देखो श्यानता बोल दो या विस्कासिता बोल दो, एक ही बात है, विस्कोसिटी, ठीक है ना। विलायक की श्यानता बोल दो या विस्कासिता। अब देखो अगर विलायक की श्यानता अधिक है, इसका मतलब विलायक अणुओं के मध्य श्यानता का मान अधिक है, विलायक की श्यानता अधिक है। देखो इसको समझो आप, अब हमें पता है विलायक की श्यानता अधिक है, तो इसका मतलब जब हम उसमें विद्युत अपघटय घोलेंगे तो विद्युत अपघटय के जो आयन हैं उनकी गति में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। बात सीधी सी ये है कि अवरोध उत्पन्न होने से आयनों की गति घट जाती है, जिसकी वजह से विलयन का चालकत्व भी कम हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि अगर विलायक की श्यानता अधिक है तो विद्युत अपघटय के आयनों की गति कम हो जाती है, जिसकी वजह से विलयन का चालकत्व कम हो जाता है। अगला हम ले रहे हैं ताप। अब देखो आप, अपन ये कहते हैं कि सामान्यतया तापमान बढ़ाने पर विद्युत अपघटयों के चालकत्व का मान बढ़ जाता है, और जब हमने धात्विक चालक और विद्युत अपघटय चालक
पढ़े थे वहाँ पर भी हमने ताप की चर्चा की थी कि तापमान बढ़ाएंगे तो विद्युत अपघटय के विलयन का चालकत्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा तो बढ़ेगी, उसके साथ साथ आयनों के वियोजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो अपन कह सकते हैं कि विलयन का चालकत्व बढ़ जाता है। तो देखो हमने विद्युत अपघटयों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक देखे। पहला कारक हमने लिया अंतर आयनिक आकर्षण बल। हमने क्या कहा कि अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान अधिक है तो विलायक के कण उस आकर्षण बल को तोड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से विद्युत अपघटय का आयनन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से विलयन के चालकत्व का मान कम हो जाता है। दूसरा हमने कौन सा कारक लिया? आयनों का विलायकीयन या आयनों का विलायकन। यदि विद्युत अपघटय के आयन विलायक में ज्यादा विलायकीकृत हो रहे हैं तो विलायक के अणुओं की आयनों के चारों तरफ एक मोटी परत बन जाती है, जिसकी वजह से उनका आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ जाने के कारण आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके विलयन का चालकत्व कम हो जाता है। फिर हमने विलय की सांद्रता, यहाँ पर अपन विलय की सांद्रता या विलयन की सांद्रता लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हम यहाँ पे कहेंगे विलयन की सांद्रता, अब ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखो विलयन की सांद्रता अधिक है तो प्रबल विलयन की सांद्रता अधिक है तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत अपघटय का आयनन बहुत कम होगा, और आयनन कम होगा तो चालकत्व का मान कम हो जाएगा। फिर हमने लिया विलय की शांतता या विलय की विस्कासिता, यानी अपन कह सकते हैं कि विलय की शांतता अधिक है तो उन आयनों की गति के मध्य अवरोध उत्पन्न हो जाता है, और अवरोध उत्पन्न होगा तो आयनों की गति कम हो जाएगी, और आयनों की गति कम हो गई तो विलयन का चालकत्व घट जाता है। फिर हमने लिया ताप। हम कह सकते हैं कि सामान्यतया तापमान बढ़ाएंगे तो विद्युत अपघटयों के विलयन का चालकत्व बढ़ जाता है। क्यों? तापमान बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा भी बढ़ती है और आयनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, जिसकी वजह से विलयन का चालकत्व बढ़ जाता है। तो ये देखो हमने विद्युत अपघटयों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए। अब देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। आज की क्लास में हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस शाखा को कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस शाखा को कहते हैं हमने देख लिया कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं। उनमें जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हमने कहा विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं, और विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं जिस पात्र में संपन्न होती हैं उस पात्र को हमने कहा सेल। फिर हमने सेल के दो प्रकार देखे, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है उसको हमने क्या कहा? विद्युत अपघटनी सेल। फिर हमने कहा कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हमने कहा विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि जो चालक पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। चालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। दोनों का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। फिर हमने पढ़ा विद्युत अनअपघटय और विद्युत अपघटय पदार्थ। विद्युत अनअपघटय किसे कहते हैं और विद्युत अपघटय किसे कहते हैं, इनका अध्ययन करने के बाद में हमने विद्युत अपघटय के दो प्रकार पढ़े, प्रबल विद्युत अपघटय और दुर्बल विद्युत अपघटय। उनका हमने डिटेल से अध्ययन किया। उसके बाद में हमने विद्युत अपघटयों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए। अब देखो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी विद्युत अपघटनी सेल। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।